रही है पाकिस्तान के साथ। छिपाने को कुछ नहीं तो डरना कैसा, कठपुतलियों को पेट दर्द, चीन फेंक रहा पैसा। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस डील पर न्यूयॉर्क टाइम्स की नई रिपोर्ट ने कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली के सियासी थर्मामीटर की नोक को ज्वालामुखी बना दिया है। 5 राज्यों में चुनाव से ऐन पहले इस खुलासे ने विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करने की वजह दे दी है। चक दे फट्टे मार दे गिल्ली टाइप के दोगले नेताओं को फिर से देशभक्ति के 56 इंच सीने पर इल्जामों के बम बरसाने का मौका दे दिया है। राज धर्म के लिए अपना परिवार छोड़ने वाले सेवक पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्यार में पगलाए रहते हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी से सवाल पूछ लिया है कि क्या पीएमओ इन खुलासों पर कोई जवाब देगा। सवाल पूछने वालों में कुछ न्यूज पोर्टल भी हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की जासूसी की। सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन के फोन हैक किए। इन लोगों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लबासा के साथ 40 से ज्यादा पत्रकारों और कई अन्य व्यवसायों के लोग भी शामिल हैं। ये जासूसी इजराइल की एक प्रसिद्ध कंपनी NSO के सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए होती रही। दोस्तों, ये तो रहा वो पक्ष जो ये दलील देता है कि उनकी निजता पर कुठाराघात हुआ, जो दलील देता है कि उनके प्राइवेट मामलों में दखल दिया गया, जो ये कहता है कि उसके मूल अधिकारों से खिलवाड़ किया गया। लेकिन इससे पहले कि आप किसी भी एंगल से या किसी भी तरह के परसेप्शन इस पूरे परिदृश्य के बारे में बनाएं, आप जरा इतिहास के पन्नों को भी पलट लीजिए। आप ये जानते हैं कि राजा महाराजाओं के समय से राज्य और सत्ता की सुरक्षा और शासकों के दुश्मनों के सफाई के लिए जासूसी होती रही है। इसे सिद्ध करना लगभग असंभव होता है। पेगासस केस भी ऐसा ही है। 2017 से 2019 के बीच सरकार पर पेगासस के जरिए जासूसी के आरोप लगे थे। मामला संसद में भी उछला, मगर संसद में एक दिन हंगामे से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, इसलिए हो सकता है कि जासूसी हुई हो, लेकिन आज 1991 वाली परिस्थितियां नहीं है जब जासूसी के आरोप में चंद्रशेखर सरकार गिर गई थी। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, इसलिए जरूरी है कि विपक्ष जासूसी जैसे गैर आम आदमी सेंट्रिक मुद्दे के बजाय आम आदमी से जुड़े मुद्दों जैसे महंगाई, कोविड नियंत्रण, बेरोजगारी, खत्म हो चुके किसान आंदोलन वगैरह पर सरकार को घेरे। इससे हो सकता है कि वो अपने लिए ज्यादा माहौल बना पाए। खैर दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने वालों में सबसे फ्रंट फुट पर कांग्रेस ही रही है। हालांकि उसका अब तक का कोई भी हथकंडा मोदी सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां झूठ के पांव नहीं होते और सच की हार नहीं होती। दोस्तों, सच की बात हो रही है तो आपको एक सच और बता देता हूं कि जब चीन ने भारत के खिलाफ चोरी छिपे रायता फैलाने की कोशिश की, तब देश के सो कॉल्ड हितैषी सेकुलर ब्रिगेड ने देश में कुछ न कुछ हाय तौबा मचा डाली है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए फिर से पेगासस का जिन्न बोतल से बाहर निकाला गया है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ चीन का क्या कनेक्शन हो सकता है, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपके फेवरेट YouTube चैनल की रिसर्च टीम की रिसर्च में कुछ मिस्टेक रह गई है, तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि हमारी रिसर्च एकदम दुरुस्त है। हमारी फाइंडिंग्स तो यही इशारा कर रही है कि पेगासस के जिन्न के निकालने की टाइमिंग के पीछे हो न हो चीन का ही हाथ है। कैसे, तो आपको ये भी बता देता हूं। दरअसल चीन और भारत में मौजूद विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस का पुराना नाता रहा है। हालांकि इस पर कोई भी खुलकर बात नहीं करता है, न चीन न कांग्रेस, क्योंकि इन दोनों को अपना भेद खुलने का डर सताता है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो कभी न कभी सामने आ ही जाते हैं, जैसा इस बार हुआ है, जो ये साबित करता है कि चीन अपने प्यादों के जरिए हिंदुस्तान के फिजा खराब करने पर तुला है। जब वो जोर जबरदस्ती से भारत का बाल भी बाका नहीं करने पाया, तो उसने यहाँ पर अपने टट्टुओं को मोहरा बनाकर चाल चल दी। चीन और कांग्रेस का याराना काफी पुराना है। बात है साल 2008 की, जब कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक MOU साइन हुआ था। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच MOU। देशों के बीच तो आपने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो कई बार सुने और पढ़े होंगे, लेकिन आपने 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच MOU जैसी चीजों के बारे में नहीं सुना होगा। दरअसल ये समझौता ज्ञापन कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुआ था। कांग्रेस ने 7 अगस्त 2008 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक MOU साइन किया।
शी जिनपिंग उस वक्त सीपीसी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। 2008 में सोनिया गांधी के सुपरविजन में कांग्रेस के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी इस ज्ञापन पर साइन करते हैं। राहुल के दस्तखत किए जाने से पहले उन्होंने और सोनिया गांधी ने शी जिनपिंग के साथ एक अलग मीटिंग भी की थी। ये समझौता उस वक्त हुआ था जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस सरकार से नाराज चल रही थी। अमेरिका से परमाणु करार को लेकर दोनों में अनबन थी। चीन को खुश करने के लिए ये पूरी कवायद चल रही थी। भारतीय उद्योगपतियों के साथ हुई एक बैठक में राहुल गांधी ने उन्हें चीन से भी निवेश मंगाए जाने के बारे में सलाह दी थी। राहुल गांधी जब जर्मनी के दौरे पर थे तो उनसे भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता संतुलन को लेकर सवाल किया गया था। जवाब में राहुल गांधी ने भारत को अमेरिका के साथ चीन से भी अपने संबंधों में संतुलन साधने की वकालत की थी। सोनिया गांधी को ही नहीं बल्कि नाती पोतों सहित उनके पूरे परिवार को चीन ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, गलवान घाटी संघर्ष और एलएसी पर सीमा विवाद के दौरान पिछले ही साल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट रिट्रेसवा ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर खुलासा किया था कि चीन की सेना भारतीय सीमा के अंदर घुस ही नहीं पाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री बार बार ये कहते रहे कि भारत की सीमा में कोई दाखिल नहीं हुआ, लेकिन इन सब दावों, तथ्यों और तर्कों से बेपरवाह राहुल गांधी देश को ये संदेश देने की कोशिश करते रहे कि चीन की सेना भारत की सीमा में घुस आई थी। यही अब फिर से किया जा रहा है। इस बार हथियार बनाया गया है पेगासस नाम के स्पाई वेयर के जरिए और आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने देश के 300 बड़े लोगों की जासूसी करवाई, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस सबूत किसी ने नहीं दिया है कि जासूसी कराई भी गई या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात जरूर जान लीजिए कि वक्त कोई भी रहा हो, दौर या देश कोई भी रहा हो, अपनी सुरक्षा के लिए दुश्मनों की हर चाल की जानकारी रखना हमेशा से जरूरी रहा है। मौजूदा दौर में भी ये फलसफा उतना ही प्रासंगिक है जितना चाणक्य के जमाने में हुआ करता था। उस वक्त मगध की सुरक्षा और अपने सम्राट अशोक की हिफाजत के लिए कौटिल्य सम्राट के रिश्तेदारों पर नजर रखवाया करते थे, उनकी जासूसी करवाया करते थे। अगर हिंदुस्तान का जासूसी नेटवर्क उस वक्त भी इतना मजबूत होता कि कबालियों के साथ चीनी सेना के हमले की जानकारी उन्हें सन 62 में लग गई होती, तो फिर उस जंग का रिजल्ट कुछ और होता। इजराइल अपनी खुफिया एजेंसी के शार्प, स्मार्ट और इंटेलिजेंट जासूसों के बूते ही दुनिया में अपना वजूद बचाए रखे हुए है, वरना सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन और मिस्र जैसे मुस्लिम मुल्कों से घिरा होने के बाद भी इजराइल बचा न रह पाता। मजबूत जासूसी नेटवर्क की वजह से ही इजराइल को मिडिल ईस्ट के मुस्लिम मुल्क मिलकर भी जंग में शिकस्त नहीं दे पाए। इजराइल ने उन्हें 8 बार जंग में धूल चटाई है। किसी देश के लिए जासूसी नेटवर्क की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में इसी काम के लिए CIA, हिंदुस्तान में रॉ, इजराइल में मोसाद और रूस की खुफिया एजेंसी KGB वजूद में ही नहीं आई होती। भारत सरकार पर जासूसी की जो तोहमत इस बार मढ़ी जा रही है, ये खुलासा सिर्फ भारत के बारे में ही नहीं हुआ है। इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल 40 देशों की संस्थाएं कर रही हैं और ये जासूसी लगभग 50,000 लोगों पर की जा रही है। सरकारें देश को बचाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए और देश के लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए खुफिया जानकारियां इकट्ठा करती हैं। देश में जासूसी कांड की कथा नई नहीं है। राजनीति और जासूसी या फोन टैपिंग का रिश्ता बहुत पुराना है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सांसद, उद्योगपति और सिनेमाई जगत के लोगों के नाम पहले भी आ चुके हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े और आपको पेगासस की आड़ में रची जा रही साजिश की तफसील दे, आप ये जान लीजिए कि जासूसी या फिर कहे कि फोन टैपिंग के किस्से कोई पहली बार सामने नहीं आए हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। यानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति रहते हुए तत्कालीन PM राजीव गांधी पर फोन टैप का आरोप लगाया था। जैल सिंह का कहना था कि राजीव ये जानना चाहते थे कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ मेरी क्या बातचीत हो रही है। 1988 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के कार्यकाल में भी फोन टैपिंग का बड़ा मामला सामने आया था। राजनीतिक विरोधियों के फोन टैप करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा था। 1990 में चंद्रशेखर ने तत्कालीन नेशनल फ्रंट की सरकार पर अपना फोन टैप करने का इल्जाम लगाया था। 2006 में पूर्व सांसद अमर सिंह ने IB से जुड़े कुछ लोगों पर फोन टैप का आरोप लगाया था। अमर सिंह ने केंद्र और सोनिया गांधी पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया था। 2010 में उद्योगपतियों रतन टाटा और मुकेश अंबानी की कंपनियों के लिए जनसंपर्क का काम कर चुकी नीरा राडिया के फोन टैप का मामला सामने आया। दावा किया गया था कि उद्योग जगत के लोग, नेताओं और मीडिया कर्मियों ने
ए राजा को दूरसंचार मंत्री बनाए रखने के लिए गोलबंदी की थी। 2010 में एक पत्रिका ने दावा किया कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश के कुछ शीर्ष नेताओं के फोन टैप करवाए, जिसमें तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात शामिल थे। 2010 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखकर जासूसी का शक जताया था। प्रणब मुखर्जी ने इस चिट्ठी में अपने मंत्रालय में 16 जगहों पर चिपकाने वाला पदार्थ मिलने की बात कही थी। पेगासस इजराइल के साइबर सिक्योरिटी कंपनी NSO का सॉफ्टवेयर है। इसका खुलासा द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे 16 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की एक ज्वाइंट रिपोर्ट में भी किया गया था। इस रिपोर्ट के बाद सरकार के खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका दायर होने के बाद 17 अगस्त को कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में नोटिस जारी किया था। इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी NSO ने दावा किया कि वो अपना ये माल सिर्फ संप्रभु सरकारों को ही बेचती है, ताकि वो आतंकवादी, हिंसक, अपराधी और अराजक तत्वों पर निगरानी रख सके। इस कंपनी के रहस्यों का भंडाफोड़ करने का दावा किया फ्रांस की कंपनी फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। दोस्तों, विपक्ष जिस एमनेस्टी इंटरनेशनल के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, उस एमनेस्टी इंटरनेशनल का ट्रैक रिकॉर्ड भारत को लेकर बेहद टुच्चा रहा है। आप चाहे कोई भी विषय उठा लीजिए, साल 2002 के दंगे हो, अनुच्छेद 370 की बात हो, CAA का विरोध का इश्यू हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हमेशा से ही मानवाधिकार के नाम पर भारत विरोधियों और देशद्रोही तत्वों का ही साथ दिया है। गलवान घाटी के मुद्दे पर एमनेस्टी इंडिया के तत्कालीन प्रमुख ने उल्टे भारत सरकार पर ही सवाल उठाते हुए चीन का गुणगान किया और मोदी सरकार को चीन से भी बड़ा तानाशाही बताया। हालांकि मोदी सरकार भी इस संगठन के विरुद्ध काफी सतर्क रही, जिसकी वजह से फरवरी 2021 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत से अपना बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए लपेटना पड़ा। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल पर समाज सेवा के नाम पर भारत के विदेशी मुद्रा अधिनियमों का उल्लंघन करने के 2019 से ही कई मुकदमे भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, एमनेस्टी ने जम्मू कश्मीर में आतंक से मुकाबला कर रही भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की छवि को दुनिया भर में खराब करने की हर संभव कोशिश की है। कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों पर सेना की कार्रवाई को एमनेस्टी कई बार मानवाधिकारों का हनन बता चुकी है, लेकिन जब कश्मीर में उन्हीं आतंकवादियों ने कश्मीर के रहने वाले सेना के जवान औरंगजेब की हत्या की, तो इस संस्था ने चुप्पी साध ली। श्रीनगर में जब कट्टरपंथियों की भीड़ ने पुलिस अफसर अयूब पंडित की पीट कर हत्या कर दी, उस वक्त कश्मीरियों के मानवाधिकारों पर रिपोर्ट जारी करने वाली इस संस्था की कलम की स्याही सूख गई। हाल ही में हुए दिल्ली दंगों पर भी इस संस्था ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें हिंसा करने के लिए दिल्ली पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया कि इन दंगों में मुस्लिमों को ही निशाना बनाया गया। तो दोस्तों, इस बार देश का बजट सत्र शुरू होने को है। इससे पहले भारत के खिलाफ साजिशों को फिर से हवा दे दी गई है। भारत सरकार के $2 अरब के रक्षा सौदे के तहत कथित तौर पर पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदे जाने के अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे को लेकर विपक्षी दल फिर से सरकार के खिलाफ एक्टिव हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार ने पेगासस को $2 बिलियन के रक्षा पैकेज के हिस्से के रूप में खरीदा था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत और इजराइल के बीच हुए लगभग $2 अरब के हथियार और खुफिया उपकरण सौदे में स्पाईवेयर पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली केंद्र में थे। लगभग एक दशक से इजरायली फर्म दुनिया भर में कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को सब्सक्रिप्शन के आधार पर अपना निगरानी सॉफ्टवेयर बेच रही थी। कंपनी का दावा था कि जो ये सॉफ्टवेयर कर सकता है, उसे कोई और नहीं कर सकता। इसके जरिए किसी भी आईफोन या एंड्रॉयड स्मार्टफोन के इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को क्रैक किया जा सकता है। अमेरिका ने कई सालों तक टेस्टिंग के बाद पेगासस का उपयोग बंद करने का फैसला किया। दोस्तों, जिस स्पाईवेयर की बात की जा रही है, वो पेगासस एक स्पाईवेयर यानी जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके जरिए किसी फोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फोन का कैमरा, माइक, मैसेजेस और कॉल समेत तमाम जानकारी हैकर के पास चली जाती है। डिवाइस को हैक करने के लिए रिसीवर का किसी लिंक को क्लिक करना, किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, किसी मैसेज को खोलना, किसी SMS को पढ़ना जरूरी नहीं होता। इस स्पाईवेयर को किसी मिस्ड कॉल के जरिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसी स्पाईवेयर के बाबत खुलासा करने वालों की अलंबरदार रही एमनेस्टी इंटरनेशनल भी, जिसने कभी भी भारत या यहाँ के लोगों का भला नहीं सोचा। ऐसे में उसके खुलासे या दावे पर एक सच्चा भारतीय तो हरगिज यकीन करने से रहा, और जो उस पर यकीन करते हैं वो कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पेगासस के नाम पर देश की साख से खिलवाड़ करने वालों के कच्चे चिट्ठे पर हमारी टीम की ये रिसर्च रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।